चैप्टर नंबर 12 एटम्स रिवीजन लेक्चर 5। ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। लास्ट टॉपिक है 12.6। लेट्स स्टार्ट। सी de Broglie's explanation of Bohr's second postulate of quantization। यहाँ पे हमारे पास दो क्वेश्चन बनते हैं। राइट द de Broglie's explanation on Bohr's second postulate of quantization। मतलब जो बोर का सेकेंड पॉस्टुलेट है क्वांटाइजेशन वाला, किसका, एंगुलर मोमेंटम का, उसको एक्सप्लेन किया था डी ब्रॉगली ने। उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है इसमें। फिर है राइट द लिमिटेशन ऑफ द बोर्स एटॉमिक मॉडल, सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन तो क्या, सबसे पहले बोर्स सेकंड पॉस्टुलेट याद कर लेते हैं। क्या है सेकंड पॉस्टुलेट? आई होप सबको याद होगा। एक बार बोल दो आप सब भी, शॉर्ट में लिखते हैं। क्या था स्टेटमेंट, क्या था? अकॉर्डिंग टू Bohr's second postulate, angular momentum of the electron orbiting around the nucleus is quantized। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमते हैं उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल का है। किसका इंटीग्रल मल्टीपल? h/2π। मीन्स अगर एक बार हम इक्वेशन को याद करें सो इट वाज L इज इक्वल्स टू NH/2π और n क्या है? इट इज़ 1 2 3 एंड सो ऑन, क्वांटम नंबर ऑर्बिट का। अब इसको किसने एक्सप्लेन किया? डी ब्रॉगली ने। कैसे? तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट बेटा इसका, डी ब्रॉगली ने क्या बताया था कि हर एक पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल है, कोई भी बॉडी है, अगर वो मूव करता है तो उसका खुद का एक वेव नेचर होगा, उसका वेव होगा। सो यहाँ उसको भी लिखेंगे हम। अकॉर्डिंग टू de Broglie, material particles such as electrons also have wave nature। अब ये वेव नेचर में होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में कहाँ है? यहाँ पर न्यूक्लियस के अबाउट अराउंड वो ऑर्बिट में घूम रहा है। हमको उस इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर देता है, ऐसा पहले हमने डी ब्रॉगली के स्टेटमेंट के साथ उसको अटैच कर लिया। तो चलिए यहाँ पर ये पॉइंट तो क्लियर हुआ कि न्यूक्लियस के अबाउट जो इलेक्ट्रॉन घूमता है वो अपना एक वेव नेचर रखना चाहिए, वो इस तरह से वेव नेचर में यहाँ पर मूव होना चाहिए। इतना स्टेटमेंट हमको मालूम पड़ा। नाउ अब इस वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं। इस एक्सप्लेनेशन को क्लियरली समझने के लिए हम ऐसा मान लें, एक स्ट्रिंग ले लूँ मैं, उसको रिजिड सपोर्ट से मैं अटैच कर दूँ दोनों साइड। यहाँ पे रिजिड सपोर्ट ले लिया मैंने और इसके बीच में हमने एक स्ट्रिंग को बांध दिया लाइक दिस। ये स्ट्रिंग है और दोनों साइड आपको दिख रहा है ये सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट। चलो अब इसका एक स्टेटमेंट बन जाता है। क्या बनेगा? इफ अ स्ट्रिंग इज फिक्स्ड, इफ या फिर लेट अस कंसीडर फिक्स्ड एंड टू एंड बाय rigid support and wave is
प्रोड्यूस्ड। वेव प्रोड्यूस करेंगे तो कैसी वेव इसमें प्रोड्यूस हो सकती है, वो भी क्वेश्चन बनता है। इसके अंदर हम वही वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर ऐसी ही वेव एग्जिस्ट करेगी कि जहाँ पर दोनों साइड क्या बने, नोड बने। एक स्टैंडिंग वेव को मैं एज्यूम कर रहा हूँ लाइक दिस, यहाँ पर और यहाँ पर नोड बनेगा, ऐसा ही वेव यहाँ पे एग्जिस्ट हो सकता है। अगर ऐसी वेव प्रोड्यूस नहीं होती है, हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा इसको, तो ऐसी वेव क्या होगी, अगर यहाँ से प्रोड्यूस हुआ ये इस तरफ जाएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड अगर दोनों इस तरह के नहीं हुए कि यहाँ पर नोड बने, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे और इसका एम्पलीट्यूड बहुत रैपिडली ज़ीरो हो जाएगा। मतलब ये वेव देर तक स्टैंडिंग वेव यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों इंटरफेयर ना कर सके, इसलिए ऐसा ही वेवलेंथ होना चाहिए जो क्या करे, यहाँ पर नोड्स बनाए, कहाँ पर, एंड पॉइंट पर, अदरवाइज ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका भी एक पॉइंट बनता है, उसको भी हम लिख देते हैं क्या, ओनली स्टैंडिंग वेव विथ wavelength which have nodes at the ends can present। मतलब यही प्रेजेंट करेगा और कोई नहीं प्रेजेंट हो सकता वेव। क्या होना चाहिए, एंड पॉइंट्स पे क्या बनने चाहिए, नोड्स बनने चाहिए। मीन्स दूसरी बात भी लिखेंगे क्या, वेव विदाउट या फिर वेव विद अदर wavelengths interfere themselves upon reflection and amplitude reduces to 0। तुरंत क्या करेगा, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव क्या करेंगी, एक दूसरे को इंटरफेयर करेंगी और वो एम्पलीट्यूड को ज़ीरो कर देगा। मतलब ऐसी वेव ज़्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं करेगी, ख़त्म हो जाएगी। तो अगर इस तरह से हमने स्ट्रिंग वाला एग्जाम्पल लिया, तो यही एग्जाम्पल अब इलेक्ट्रॉन का उसके ऑर्बिट में देखना है। सो लेट्स स्टार्ट। Similarly, an electron orbiting in nth orbit of radius Rn, तो यहाँ पर भी क्या, ये n लैम्बडा इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, नोड्स बनने चाहिए। तो क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ 2 पाई आर एन के इक्वल होगा और ये n इज़ 1 2 3 एंड सो ऑन। हम इसका डायग्राम भी समझ लें यहाँ पर। सी, ये जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है किसका है, यहाँ पर हमने इसको स्टैंडिंग पार्टिकल वेव लिया, लेकिन कितना, सर्कुलर ऑर्बिट n इज इक्वल्स टू 4 के लिए लिया। कैसे समझे, यहाँ पर देखो, ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3 और फिर ये 4। यू कैन सी, सो फिगर शोज a standing particle wave on a circular orbit n is equals to 4।
ये हमने एग्जाम्पल लिया, पर यहाँ पे n नंबर ऑफ लूप्स ऐसे बन रहे हैं। तो देखो यहाँ पे कितने लैम्बडा, n लैम्बडा, ये किसके लिए था, 4 लैम्बडा के लिए था। तो ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 for nth orbit I can write 2 pi r n is equals to n लैम्बडा। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूँ। अब ये सब किसने एक्सप्लेन किया, डी ब्रॉगली ने। सो एज वी नो द डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल्स टू h अपॉन p and this is h upon mv, equation number 2, where what about this m, so m is the mass of electron, and what about this vn, it is speed of electron, और ये बहुत कम है किससे, स्पीड ऑफ लाइट से। हम इन इक्वेशंस का यूज़ कर लेते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 में क्या था, इट इज़ 2 पाई आर एन, एंड हियर इट इज़ एन लैम्बडा, बट इट इज़ एच अपॉन एम वी। हम यहाँ पे एन लिख सकते हो क्योंकि nth ऑर्बिट में है ये। आई एम राइटिंग हियर एम वी एन, इस वाले पार्ट को मैंने इधर कर दिया, एंड हियर इट इज़ आर एन, दिस इज़ एन एच अपॉन 2 पाई, and this is nothing but the angular momentum, so it is nh upon 2 pi। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव किया डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला पॉइंट का यूज़ करके सेकेंड पॉस्टुलेट को। अब यहाँ पे चाहो तो एक छोटा सा नोट लिख सकते हो आप कि जो हमको फार्मूला मिला ये क्वांटाइज टर्म है, मतलब क्या, ये क्वांटाइजेशन है। सो दिस इज द क्वांटाइज्ड वैल्यू बेस्ड ऑन द डी ब्रॉगलीज एक्सप्लेनेशन। लिमिटेशन आती है बोर एटॉमिक मॉडल की। क्वेश्चन में क्या 2 मार्क्स में आता है, डायरेक्टली सिर्फ लिमिटेशंस लिखना, लेकिन कभी कभी एक्सप्लेनेशन भी आ सकता है कि वाई, इसलिए क्या हम पॉइंट्स को थोड़ा बढ़ा देंगे। चलो, फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, जो बेसिक है कि ये बोहर एटॉमिक मॉडल सिर्फ हाइड्रोजेनिक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजेनिक एटम के लिए है। हाइड्रोजेनिक एटम मतलब जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो इसके न्यूक्लियस में एक पॉजिटिव चार्ज और इसके ऑर्बिट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन हीलियम पे चलते तो हमने प्लस किया, इसका मतलब क्या, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो क्या बचेगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजेनिक मतलब वो हाइड्रोजन की तरह ये बिहेव करेगा। यहाँ पर एक ही इसके पास इलेक्ट्रॉन है फ्री, हम उसकी बात करेंगे। तो ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, हाइड्रोजेनिक एटम। तो ये सबसे पहले हमारा पॉइंट हो गया, द बोहर एटॉमिक मॉडल इज applicable to hydrogenic atoms only, और किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब ऐसा क्यों, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। देखो, अगर हम बात करें ये बोर एटॉमिक मॉडल, वो सिर्फ क्या, इलेक्ट्रिकल फोर्स बताता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। सो हियर the Bohr's atomic model involves only the electrical force between positive nucleus and इलेक्ट्रॉन, बट इन कौन से केस में, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। एटम देयर इज रिपल्सिव फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑल्सो। तो ऐसा भी फोर्स होता है जिसको ये
एक्सप्लेन नहीं किया। किसने? बोर ने। अपने कैलकुलेशन में क्या था याद करो, सेंट्रीपिटल फोर्स इट वाज mv²/r, और यहाँ पे हमने F लिया था, सिर्फ कौन सा? न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स लिया था। तो ये इसकी लिमिटेशन हो गई कि हम मल्टी इलेक्ट्रॉन वाले कोई भी एटम की बात करेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी अगर आ गए, हम यहाँ पे डायग्राम बना के समझा दें आपको, ये न्यूक्लियस, यहाँ पे हम अगर बात करते हैं ऑर्बिट्स की, ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन की बात कर लो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो जैसे इस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, चलो यहाँ पे mv²/r, सेंटर की तरफ यहाँ पे Fe, पर इनके बीच में भी रिपल्सन होगा, इनके बीच में भी रिपल्सन होगा, जिसको हमने कंसिडर नहीं किया था, हमने मतलब बोर ने कंसिडर नहीं किया था, इसलिए इसकी लिमिटेशन हो गई फर्स्ट। हम सेकेंड लिमिटेशन पे आते हैं। सेकेंड वन, बोर्स एटॉमिक मॉडल correctly predicts frequencies of the light emitted by hydrogenic atoms, but unable to explain the relative intensities of the frequencies in the spectrum। फ्रीक्वेंसी का तो फॉर्मूला मिला, लैम्बडा का भी फॉर्मूला मिला जनरल, पर उनकी इंटेंसिटी थोड़ी डिफर मिली। इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करने वाला कोई भी फार्मूला बोहर रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। फिर ऐसा एक आइडिया लगाया गया कि हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन ज़्यादा फेवरेबल हो, मतलब ज़्यादा होते हों। जैसे यहाँ पे बात करूँ कि न्यूक्लियस में ये फर्स्ट ऑर्बिट, हम सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड, फोर्थ की बात करते हैं कि हर बार एक्साइटेशन से हो सकता है यही ट्रांजिशन ज़्यादा होता हो कि यहाँ सेकेंड ऑर्बिट से किस में, फोर्थ ऑर्बिट में ये वाले ट्रांजिशन, ये वाले ट्रांजिशन बहुत कम होते हों। मतलब इंटेंसिटी थोड़ी रेंडमाइज मिल रही थी, एक फिक्स पैटर्न में नहीं मिल रहा था कि उसका हम कोई फार्मूला बना सके। तो उसका कोई भी फार्मूला हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, हम मतलब बहुत रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, इनकी लिमिटेशन थी। फ्रीक्वेंसी मालूम पड़ गया, लैम्बडा मालूम पड़ गया, पर व्हाट अबाउट द डिफरेंस इन इंटेंसिटी, उसका कोई फार्मूला है तो उसका कोई भी फार्मूला रिप्रेजेंट नहीं कर पाए बोर। तो उसके लिए अगर एक्सप्लेनेशन का टर्म पूछा तो ऐसा लिख सकते हैं हम, इन एमिशन spectrum of hydrogen, some of the visible frequencies have weak intensity अदर स्ट्रॉन्ग। कुछ अलग थे जिनकी वीक थी, कुछ की स्ट्रॉन्ग थी। मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी किस तरह से चेंज हो रही है उसका कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया बोर ने। तो ऐसा हो सकता है जो एक्सपेरिमेंटली मिला, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट shows that some of the transition is more favored than others। ये थोड़ा सा हायर फिजिक्स में समझ में आएगा, अभी इस लेवल में हम इसको डायरेक्टली लर्न कर लेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो ये चैप्टर पूरा हुआ, हमने 5 टॉपिक्स, 5 लेक्चर्स इसके लिए। ये टॉप मोस्ट IMP बच्चों ध्यान, टॉप मोस्ट IMP ये भी और ये थ्री भी टॉप मोस्ट IMP। अच्छे से प्रिपेयर करना, दोनों बोर्ड में आने के फुल चांसेस इनके।